सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र का 7वां अध्याय जो है उसका नाम है दृष्टिगत रोग विज्ञानीय अध्याय। जैसा हम ऊपर देख सकते हैं, दृष्टिगत रोग विज्ञानीय अध्याय। इस अध्याय में सबसे पहले जो चीज़ बात हो रही है वो हो रही है दृष्टि का लक्षण। तो दृष्टि के लक्षण में आचार्य कहते हैं मसूर दल मात्रांतु। तो मसूर के बीज की मसूर दल के समान मात्रांतु पंचभूत समाद प्रसादजम 5 भौतिक खद्योत विस्फुलिंगाभम तेजो अव्ययी तेज से बनी हुई आवृतान पटलेन अक्षों बाहेन विविराकृतम, और तेज से व्याप्त हो, बाहर से नेत्रगोलक के कई पटलों से आवृत हो, बाहर से देखने पर विवर के रूप में की हो, और शीत आहार विहार जिसके साथ में हो। तो शीत सातम्या उसको दृष्टिम आहुर नयन चिंतक, जो नेत्र की चिंता करते हैं वो लोग उसको दृष्टि के नाम से जानते हैं। अब इसके आश्रित रोग कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आचार्य बताते हैं कि दृष्टि को आश्रय करके होने वाले कुल रोगों की संख्या है षट्च प्रचक्षमहे, 6 अर्थात 12 रोगों की संख्या यहाँ पर आती है। पटलानु अनुप्रविश्यति तिमिरस्य च लक्षणम, और इसके साथ में ही कैसे बताते हैं कि पटलानु चारों पटलों में होने वाले तिमिर रोग का भी यहीं पर लक्षण बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम पटलगत तिमिर की। जब प्रथम पटल में तिमिर होता है तो इसमें क्या लक्षण दिखते हैं? तो अव्यक्तानि स्वरूपाणि सर्वाणेव प्रपश्यति, सभी रूप जो हैं वह रोगी सभी पदार्थों को अव्यक्त या अस्पष्ट रूप में देखना शुरू कर देता है। इसके पश्चात क्या होगा? जब ये दोष पहुंच गए अब हमारे अगले पटल में, अगला पटल मतलब हमारा हो गया द्वितीय पटल। तो द्वितीय पटल में क्या होगा? दृष्टिय भृशम विह्वलति, दृष्टिय भीषम विह्वलति, जो दृष्टि है वो पहले से अधिक विह्वल हो जाती है और ज़्यादा धुंधला दिखने लगता है, और उसको अनेक प्रकार के मिथ्या पदार्थ दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखते हैं? मक्षिका, मशक, केश जाल, ये सब उसे दिखाई देते हैं। मंडल, पताका, मरीचि, कुंडल, इस प्रकार की मिथ्या चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं। इसी के साथ साथ उसको परिप्लव दिखाई देने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि नक्षत्र आदि चंचल हो रखे हैं। विविधान वर्ष भ्रमम तमांसी, और इसी के साथ में उसको मेघ, अंधकार आदि चीज़ें दिखाई देती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण जहाँ मिलता है वो क्या मिलता है कि दूरस्थान्य भी रूपाणी मन्यते च समीपत, जो दूर के रूप हैं वो नज़दीक दिखाई देने लगते हैं, मतलब दूर की जो चीज़ें हैं वो उसको नज़दीक दिखाई देने लगती हैं। और ऐसा कब होता है? जब ज़्यादा अवस्था इसमें वृद्ध हो जाती है। समीपस्थानी दूरे च दृष्टि गोचर विभ्रमात, और समीप की दूर दिखती हैं तो दृष्टि गोचर विभ्रमात, मतलब उसको दृष्टि का विभ्रम होने लगता है। यत्नाव अन अपि चात्यर्थम सूची पाशम न पश्यति, और कितनी भी कोशिश कर ले जो सूची पास है, सुई का छिद्र, उसको नहीं देख सकता, उसमें धागा वो नहीं डाल सकता है। ये तो हो गया हमारा द्वितीय पटल। जब तृतीय पटल में दोष आ गया तो अब उसको क्या होने लगेगा? ऊपर का देखेगा तो ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्तात् तृतीयम पटलम गते, अगर उसको ऊपर की चीज़ देखता है लेकिन नीचे की चीज़ों को वह नहीं देख सकता है। महंत्यापि च रूपाणि छादितान इव वाससा, जो बहुत बड़ी वस्तु है वो उसको वस्त्र से ढकी हुई दिखता है। कर्णनासा अक्षयुक्तानि विपरीतानि वीक्षते, जिसके कान, नाक आदि सारी अवयव हैं शरीर के, वो भी उसको उसका उल्टा मतलब उनसे रहित देखेगा। यथा दोषम चरज्ये दृष्टि दोषे वलेसी अधस्ति स्थिते समीपस्थम दूरस्थम च उपरस्थिते, नीचे की तरफ मतलब नेत्र के नीचे की तरफ जो स्थिति है, मतलब अगर हम अब आगे की बात कर रहे हैं दोष के हिसाब से, तो क्या कह रहा है? यथा दोषम चरज्येत दृष्टि दोषे बलियसी, जैसे जैसे दोष कहाँ पे स्थित है उसी के अनुसार उसको चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अधस्थिते समीपस्थम, जब दोष की स्थिति नीचे के हिस्से में होगी, दोष नीचे के हिस्से में होंगे तो वह समीप की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा, और जब दोष ऊपर की तरफ होगा तो वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। पार्श्वस्थिते तथा दोषे पार्श्वस्थानी न पश्यति, और जब दोष पार्श्व में होगा तो उस पार्श्व की चीज को नहीं देख पाएगा, ऐसा आचार्य बताते हैं। समन्ततः स्थिते दोषे संकुलान इव पश्यति, और जब
दोष जो हैं वो पूरी दृष्टि में ही स्थित हो जाते हैं तो संकुल अर्थात मिश्रित प्रकार की वस्तुओं को वो देखने लगता है, ऐसा दोष के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद स्थान, दृष्टि मध्यगते दोषे स एकम मन्यते द्विधा। जब दोष ठीक दृष्टि के बीचों बीच होता है तब उसको एक चीज दो प्रकार की दिखती है, मतलब बटी हुई दिखती है। जब दो स्थान पर हो गया दोष तो उसे तीन भागों में बटा हुआ, और अगर कई स्थानों पर हो गया तो अनेक भागों में बटी हुई देखता है। इस प्रकार से यह तृतीय पटलगत का लक्षण होता है। और आचार्य क्या कहते हैं कि इस स्थिति को, इस अवस्था विशेष को आचार्य क्या बोलते हैं, तिमिर के नाम से जाने जाते हैं। चतुर्थ पटल में, जब वह चतुर्थ पटल में दोष आ चुके हों तो इसे तिमिर के नाम से जाना जाता है। तिमिराख्यम सवय दोष चतुर्थम पटलम गत। आचार्य कहते हैं चतुर्थ पटलगत। तो इस प्रकार से तिमिर के बारे में बताया गया। अब आगे बात करेंगे लिंगनाश, नीलिका और कांच के लक्षणों की। इसमें आचार्य क्या कहते हैं, चंद्रादित्यो नक्षत्र सनक्षत्राव अंतरिक्षे च विद्युत। मतलब जब यही दोष जो है वह चतुर्थ पटल में प्राप्त हो जाएगा और दृष्टि को पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देगा तो हम इसे क्या कहेंगे, लिंगनाश के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ पटल की भी हमने बात करी ना तिमिर की, तो जब चतुर्थ पटल में आ जाएगा तो इसको हम लिंगनाश के नाम से जानेंगे। और लिंग का अर्थ क्या हुआ, यहाँ दृष्टि है, तो लिंग का अर्थ चक्षुरिंद्रिय की दर्शन शक्ति और उसका नाश हो जाना लिंगनाश होता है। अगर यह अवस्था पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई तो उस रोगी के लिए सारा संसार कैसा हो जाता है, अंधकारमय तमोभूत हो जाता है। तस्मिन अपि तमोभूते ना अतिरूढ़े महागदे। और यदि यह दोष ना अतिरूढ़ बहुत ज़्यादा वृद्ध रहा तो क्या होगा, रुग्ण को प्रकाश का ज्ञान तो होता रहता है जिससे वह चंद्रमा, सूर्य, प्रकाशमान नक्षत्र, विद्युत इन पदार्थों को देखता है। तो इस प्रकार के रोग को लिंगनाश, नीलिका या कांच के नाम से भी जाना जाता है। मतलब तेजासाम जो भ्राजिष्णु है, बहुत चमकीली चीज़ों से दिखाई देने लगते हैं। आगे बात करेंगे अब वातिक, पैतिक और अलग अलग दोषानुसार तिमिरों के लक्षणों की। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन्हें हम ध्यान रखेंगे। वातिक तिमिर में अविलान्य अरुण आभानी, इसको हम ध्यान रखेंगे। और व्याविद्ध कुटिल सी दिखती हैं वस्तुएं, ऐसा वातिक तिमिर के अंतर्गत लक्षण मिलता है। पैतिक तिमिर के अंतर्गत सिखी बरह विचित्राणी, मतलब जिस प्रकार से हम क्या कहते हैं उसको, शिखी बोलते हैं मयूर, तो मयूर के पंख के समान चित्र विचित्र आकृति की चीज़ें, रंग की चीज़ें दिखाई देती हैं उसको, ये पैतिक तिमिर का लक्षण। जब कफज तिमिर होगा तो गौर चामर गौराणी श्वेत अभ्र प्रतिमानी च, इसे हम ध्यान रखेंगे। और पश्चेद सूक्ष्माणि अत्यर्थम वैभ्रे चैव अभ्र संप्लवम, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी हैं। इनका अर्थ क्या होता है कि रोगी को कफ की प्रबलता से स्निग्ध श्वेत और गौर चामर, श्वेत चबर के समान गौरवर्ण युक्त सफ़ेद बादल के समान जो वो पदार्थों को देखता है, और छोटे पदार्थों को मोटे रूप में देखता है। आकाश में मेघ नहीं होने पर भी उसको मेघ दिखाई देने लग जाते हैं। संपूर्ण पदार्थ उसको जल में डूबे हुए दिखते हैं और जड़ देखता है हर चीज़ को, मतलब सारी चीज़ें उसे जड़ दिखाई देती हैं। सलिल प्लवानी इति परिजाड्य यानी मानवा। इसके बाद में रक्तज, अगर रक्त की से कुपित है तो क्या होगा, तो रक्त से क्या लक्षण मिलते हैं, तमांसी विविधानी, रक्तेन रक्तानि तमांसी विविधानी। और इम्पॉर्टेंट इसमें है हरित श्याव कृष्णानी धूम्र धूम्राणी चेक्षते। हरित श्याव कृष्ण, ठीक ना, और धूम्र धूम्राणी, धुएं से आच्छादित दिशाएं, ऐसा उसको दिखाई देने लगता है। सन्निपात में चित्राणि विप्लुतानि च पश्यति बहुधा द्विधा वा सर्वाणेव समन्ततः हीन अधिकांगथा ज्योतिषम अपि च पश्यति। तो ये सारे लक्षण पहले भी हम बात करते आए हैं, इन्हें हम ध्यान रखेंगे। सन्निपातज तिमिर के लक्षण हैं। संसर्गज तिमिर अगर होता है तो क्या होगा, पित्तम कुर्याति परिमलाई मूर्छितम रक्त तेजसा। जब पित्त और रक्त मिल जाते हैं तो परिमलाई कांच को उत्पन्न करते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। परिमलाई कांच में दोष कौन से हुए, पित्त और रक्त।
अब बात करेंगे हम पित्तज परिमलाई के। तो पित्तज परिमलाई में क्या हमें लक्षण मिलता है? श्लोक संख्या आप 28 देखेंगे तो श्लोक संख्या 28 में आचार्य क्या कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण यहाँ हमें मिलेगा और वो है स्थूल काच अनल प्रभम। आचार्य कहते हैं रक्त के प्रसाद से या रक्त के तेज से उत्पन्न हुए परिमलाई रोग में दृष्टि का आकार कैसा होता है? मोटे कांच के जैसा हो जाता है। स्थूल काच अनल प्रभम, और वर्ण अनल मतलब अग्नि के समान लाल होता है, एवं दृष्टिमंडल म्लानता युक्त हो जाता है। इस परिमलाई रोग की अवस्था से कर्म क्षय के कारण दोष क्षय हो जाने पर कभी कभी रोगी को दिखाई भी देने लगता है। मतलब जब कर्म, जो उसके बुरे कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं तो उसको कभी कभी दिखाई देने लगता है। दोष क्षयात् कदाचित स्यात् स्वम तत्र च दर्शनम, उसको दोष क्षय हो जाने के कारण कभी कभी दिखाई देने लगता है। ऐसा किसमें है लक्षण मिला हमें? परिमलाई कांच के अंदर। इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो दोष भेद से जो 6 प्रकार के लिंगनाश हैं उनके लक्षण आचार्य बताते हैं। कान से आभम पैतिक में, श्लेष्मज में शंख कुंदेन्दु के समान पांडुर, चल पद्म पलासस्थम शुक्लो बिंदुर इवाम्बसा, इसको मार्क करते हुए चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। दृष्टिगत रोगों के निर्देश में आचार्य ने क्या बताया कि सबसे पहले पित्त विदग्ध दृष्टि। आगे हमारी बात कर रहे हैं हम पित्त विदग्ध दृष्टि। तो पित्त विदग्ध दृष्टि का लक्षण आचार्य बताते हैं, श्लोक नंबर 35 हम देखेंगे। जब दोष तृतीय मिथ्याहार विहार से पित्त पहुंच गया और ये सब चीज़ें, ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यदि दोष तृतीय पटल में हुआ तो रोगी को दिन में नहीं दिखता है लेकिन रात में दिखता है। तो पित्त विदग्ध दृष्टि का जो यह लक्षण है यह इंपॉर्टेंट है। क्या है लक्षण? भवेद्यस्य नरस्य दृष्टि पीतानि रूपाणि च मनन्ते समानो प्राप्ते तृतीयम पटलम। तृतीय पटल होने पर इंपॉर्टेंट मोस्ट थिंग इज दिवा न पश्येत निशि वीक्षते च, उसको दिन में नहीं दिखाई देगा लेकिन उसको रात में दिखाई देगा। कारण आचार्य आगे बताते हैं, अजर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। रात में दृष्टि पर शीत का प्रभाव होने से पित्त कम हो जाता है, वो देख लेता है। रात्रौ शीत अनुगृहीत दृष्टि पित्ताल्प भावाद अपिप्तानि पश्येत। ठीक, पित्त का कमी होने के कारण शीत की वजह से रात में उसको दिखाई देने लगता है। इसके पश्चात श्लेष्म विदग्ध दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि त्रिषु स्थितो अल्प पटलेषु दोषे नक्तांध्यम आपादयति प्रसह्य। नक्तांध्य होने लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिन में उसको दिखाई देता है, दर्शन रीजन के लिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। क्यों दिखाई देता है? दिवास सूर्यानुगृहीत चक्षुर इच्छेत रूपाणि कफाल्प भावा। दिन में सूर्य के प्रभाव की वजह से जो कफ का प्रभाव है वो कम हो जाता है और उसको दिखाई देता है। श्लेष्म विदग्ध दृष्टि थी। तीनों पटलों में दोषाश्रित होने पर नक्तांध्य लक्षण। मुझे आशा है आपने इसे मार्क कर लिया। आगे चलेंगे, धूमदर्शी का लक्षण देखेंगे। शोक ज्वर, इसका जो निदान है वो इंपॉर्टेंट है। शोक ज्वर आयास शिरो अभिताप अव्याहता यस्य निरस्य दृष्टि सधूमकान पश्यति सर्वभावान तम धूमदर्शीति विदंति रोगम। शोक से, ज्वर से, आयास से, सिर के दर्द होने से, इन सब से जब दृष्टि अभिहत हो जाती है तो मनुष्य को सधूमकान पश्यति सर्वभावान, सभी चीज़ें धुएं से ढकी हुई दिखने लगती हैं। इस रोग को धूमदर्शी के नाम से जाना जाता है। अब ह्रस्वजाड्य, सिंपल सा है, ह्रस्व मतलब छोटा। तो इसमें क्या होता है? दिन में बड़ी कठिनाई से दिखाई देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लक्षण है। सहृस्वजाड्यो दिवसेषु कृच्छाद स्वानि रूपाणि च येन पश्येत। ह्रस्वानि रूपाणि च येन पश्येत। दिन में कठिनाई से देखता है, एक बात। दूसरी बात कि वो वस्तुओं को उनके स्वाभाविक आकार से भी छोटा देखता है। नकुलांध्य, अभी हमने बात करी ह्रस्वजाड्य की, अब नकुलांध्य। नकुलांध्य में क्या होता है? इसमें जब ये जो दोष हैं दृष्टि में आ जाते हैं तो उस रोगी की दृष्टि नकुल के समान एक तो चमकने लगती है। क्या कह रहे हैं आचार्य?
विद्योत्तते येन नरस्य दृष्टि दोषा विपन्ना नकुलस्य यदवत्, जैसे नेवले की दृष्टि चमकती वैसे चमकने लगती। फिर क्या होता है, चित्राणि रूपाणि दिवास पश्येत स वै विकारो नकुलांध संज्ञः, और उस रोगी को दिन में चित्र विचित्र प्रकार के रूप में दिखाई देते हैं और रात में बिल्कुल नहीं देख पाता है। चित्राणि रूपाणि दिवास पश्येत स वै विकारो नकुलांध संज्ञः, और रात में उसको नहीं दिखता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, नकुलांध के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। गंभीरिका, दृष्टि विरूपा श्वसनोपशिष्टा, श्वसन किया गया है, ये वात का पर्याय है। श्वसनोपशिष्टा संकुच्यते अभ्यंतरतश्च याति रुजावगाढ़ा च तमक्षिरोगा गंभीरिके प्रवदन्ति तज्ञा। गंभीरिका कहते हैं जब वात की वजह से होती है, नेत्र संकुचित हो जाते हैं, दृष्टि विरूप हो जाती है तथा उसमें संकोच हो जाता है, नेत्र गोलक क्या होता है, भीतर धंस जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, गंभीरिका के नाम से जानेंगे। आगे बात करेंगे दो जो बाह्य रोग हैं उनके बारे में, सनिमित्तज लिंगनाश और अनिमित्तज लिंगनाश। आचार्य ने कहा है कि दृष्टिगत रोगों के में एक सनिमित्त सकारण और दूसरा अनिमित्त अर्थात अकारण सिर के अभिताप से लिंगनाश उत्पन्न होता है और उसमें अभिषंध के लक्षण मिलते हैं। इसको हम कहते हैं सनिमित्तज लिंगनाश। आचार्य बताते हैं यहाँ पर, निमित्ततस्त्र शिरोबितापात ज्ञेयस्त्व अभिषंद, मतलब अभिषंध के कारण हो रहा है तो सनिमित्तज। और जब वो कोई बहुत बड़ी चीज़ें देख लेता है, जैसे किसी देवता को देख ले, गंधर्व को देख ले, तो इसकी वजह से जब उसको लिंगनाश हो जाए, दृष्टि क्षीण हो जाए, भास्वर चीज़ों को देखने से, अन्येत दृष्टिम मनजस्य लिंगनाशस्तु अनिमित्त संज्ञा, तो उसको अनिमित्त लिंगनाश, मतलब निमित्त कारण क्या, अभिषंध है, अभिषंध की वजह से होता है तो सनिमित्त, और बिना अभिषंध के किसी चीज़ को देख करके चमकीली होता है तो अनिमित्त लिंगनाश होता है। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लक्षण है कि नेत्र पूर्व अवस्था से विशेष स्पष्ट हो भाजित आते हैं। तो इसके लिए आचार्य एक उपमा देते हैं, और वो उपमा क्या है, वैद्यूर्य वर्णा विमला च दृष्टि तत्रक्षि विस्पष्टम इवावभाति वैदूर्य वर्णा विमला च दृष्टि। तो ये वैदूर्य वर्ण की जो दृष्टि होती है, ये पूछा जाता है कि किस रोग में ऐसा होता है, तो हम इसको बताएंगे अनिमित्तज लिंगनाश। ठीक है, और अभिघातज अगर हो गया तो क्या होगा, विदीर्यते शीदति हीयते वा निणाम अभिघात हतातु दृष्टि, वही दृष्टि का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से दृष्टिगत रोग विज्ञानी अध्याय जो था ये हमारा समाप्त हुआ। एक आध जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लक्षण हैं, एक जहाँ जहाँ पे दिवांध और नकुलांध गात्रांध के बातें आई हैं जिन व्याधियों में, उनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्विज नोट्स ये हमें कोर्स सेक्शन में मिलते हैं, जो हमारा जियोफिट वेबसाइट है उसमें कोर्स सेक्शन में जाएंगे, सुश्रुत संहिता सेशन 2 ऐसा करके एक कोर्स होता है, वहाँ पर आपको एजर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ में इंटरेक्टिव क्विजेस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, नोट्स, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। तो अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं या आप बीएमएस के स्टूडेंट हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र, पूरे उत्तर तंत्र को समझने के लिए आप वहाँ जा कर के इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, पूरे उत्तर तंत्र के क्वेश्चन, इस तरह से आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी को वहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं।